MI अपने आप को पाकिस्तान का ज़मीनी खुदा समझती है। इन लोगों के मारने का तजर्बा है। सेठ वक़ार ने फैसला दिया था कि परवेज़ मुशर्रफ को फांसी की जाए, ये आइन का गद्दारी का मुर्तकब हुआ। अब इसको मारना भी उनके लिए ज़रूरी था और अल्लामा साहब किसी की बात नहीं मानते थे, वो उसमें लचक नहीं थी और उन्होंने इस दिन तो कहना था कि ये मेरी बात नहीं मानेंगे और फ्रांस के सफ़ीर को नहीं भेजेंगे, फिर बताऊंगा कि फैज़ाबाद धरना हमें किसने कहा था। तो उससे एक बहुत बड़ा इंकशाफ हो रहा था, लोग चेहरे सामने आ रहे थे, तो उनकी डेथ हो गई। मैं दो बातें करता हूँ, एक सेठ वक़ार की जो अचानक मौत हो गई है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, और एक अल्लामा साहब की। मैं दोनों को शक की निगाह से देखता हूँ। MI अपने आप को पाकिस्तान का ज़मीनी खुदा समझती है। इन लोगों के मारने का तजर्बा, कुछ जर्नल सियासी हैं और जराइम पेशा हैं। जब बाजवा साहब और इमरान साहब के दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है कि मैं आपको ठप्पे लगाकर 5 साल की वज़ीर-ए-आज़म बनाऊँगा, 1 साल मेरा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, 3 साल आपने एक्सटेंशन में देने हैं, तो इस तरह वो मिल गए हैं और दोनों हुकूमत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हैदर शराजी। आज अल्लामा खादिम रिजवी साहब के हवाले से बातचीत होगी। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में एक बड़ी तादाद में लोगों ने उनके नमाज जनाजा में शिरकत की और यहाँ पर दो चीज़ें वाज़े करना बहुत ज़रूरी है। पहला ये कि एक तो बड़ा जनाजा था, लेकिन दूसरा ये कि उनके हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने एक बयान दिया था जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है कि उनकी वफ़ात का सबब वो बयान बना है और उनको मारा गया है। इस तरह की भी बातें हुई हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये इतना बड़ी गैदरिंग हुई है, इससे मुस्तकबिल में TLP या मजहबी जमातों का क्या देखते हैं आप मुस्तकबिल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की वफ़ात पर ताज़ियत का इज़हार करता हूँ तमाम पसमानगान से। उनके लिए रफ़े दर्जात की दुआ करता हूँ और पसमानगान के लिए सब्र जमील की। मैं समझता हूँ कि खादिम हुसैन रिजवी साहब एक बग़ैर किसी मसलहत की अपने बात करते थे और बिलाशुबा वो ख़त्म नबूवत के एक अजीम सालार के तौर पर सामने आए। जनाज़ों में जो लोग ज़्यादा आए तो ये उन पर एतमाद का इज़हार है। मैं इस मौके पर उनका ख़ानदान, उनकी तहरीक और तमाम लोगों ने जिनको सदमा पहुँचाए, मैं उनके लिए सबसे ताज़ियत और हमदर्दी का इज़हार करता हूँ। अगला सवाल जो आपका है वो है मजहबी सियासत के बारे में। तो इस मुल्क का मुस्तकबिल है ही मजहबी सियासत। इस मुल्क का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है मजहबी सियासत से। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि मजहबी सियासत का माना ये होता है कि वो कदम कदम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से रहनुमाई लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ज़रा एक मिनट, इससे पहले जिन लोगों ने हुकूमत की है तो वो मारूफ मानों में मजहबी नहीं कहलाते। वो है मुसलमान तो सब हैं, लेकिन सियासी लिहाज से उनको मजहबी जमात नहीं कहते। इनके बारे में चाहे वो फ़ौजी हों चाहे वो सिविल हों, इनके बारे में राय अच्छी नहीं है। लोग समझते हैं करप्ट हैं, ये चोर हैं, इन्होंने मुल्क को लूटा है, इन्होंने फहाशी को फैलाया है। 70 साल एक कौम के लिए काफ़ी होते हैं इनकलाब लाने के लिए, तब्दीली लाने के लिए। तब्दीली आएगी अल्लाह के नाम पर, नबी अलैहि सलाम के नाम पर और कुरान के नाम पर आएगी, और नारों से नहीं आएगी। ये मुस्तहकम नारे हैं। और जो इससे पहले की सियासत चली है वो एक तबके ने की है, नया तबका जिसको आजमाया जाएगा वो मजहबी सियासत है। तो खादिम हुसैन रिजवी साहब की वफ़ात से मजहबी तबके को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन मैं समझता हूं कि तहरीकों में किसी एक आदमी के फौत हो जाने से तहरीक रुकती नहीं है, वो आगे बढ़ती है। इंशाअल्लाह मजहबी जमातें तरक्की करेंगी और एक वक्त ये आएगा कि कौम एतमाद कौम को करना पड़ेगा मजहबी जमातों पर। इसका मुस्तकबिल पाकिस्तान का वो मजहबी जमातों से जुड़ा हुआ। अच्छा, ये बताइए, ये जो कंस्पिरेसी थ्योरी नज़र आ रही है कि उन्होंने बयान दिया उसके बाद उनकी डेथ हो गई, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? मैं इसके हवाले से ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं आपकी उमूमी बात बताता हूँ। पाकिस्तान में एक जबर का माहौल है।
जबर का माहौल है कि हमारे कुछ जर्नल ऐसे हैं, वो तो बहुत ही अच्छे हैं, पेशावर किस्म के जर्नल हैं। कुछ जर्नल सियासी हैं और जराइम पेशा हैं। उन्होंने या तो वो चोरी की हैं तो जाकर उन्हें बहुत बड़े बड़े जजीरे ख़रीदे हैं, और या ये कि उन्होंने जमहूरियत का गला घोंटा। ये चंद हैं, वो उंगली पर गिने जा सकते हैं। अभी भी हैं। हाँ, मौजूदा जनरल साहब जो है, ये जो इमरान है ना, इमरान खान की अचकन के नीचे वर्दी है। ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। मैं आपको यूट्यूब के हवाले से इंकशाफ करना चाहता हूँ कि जब बाजवा साहब और इमरान साहब के दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है कि मैं आपको ठप्पे लगाकर 5 साल की वज़ीर-ए-आज़म बनाऊँगा, 1 साल मेरा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, 3 साल आपने एक्सटेंशन में देने हैं, तो इस तरह वो मिल गए हैं और दोनों हुकूमत कर रहे हैं। मैं जो आपको बात बता रहा हूँ ना, आप मुझे उसको फुल स्टॉप तक पहुँचाने का मौका दें ताकि कौम को असल बात मालूम हो जाए। असल बात ये कि यहाँ जबर है, और जबर इस किस्म का है कि पाकिस्तान के फ़ौज का जो इंटेलिजेंस है, जिसको मिलिट्री इंटेलिजेंस कहते हैं, वो हावी है तमाम के तमाम महकमों पर। जब से परवेज़ मुशर्रफ साहब आए हैं, इन्होंने एक नई रिवायत डाली है कि तमाम महकमों से कहा है कि आपने रिपोर्ट करनी है, आपने हिदायत लेनी है MI से। इस वक्त MI अपने आप को पाकिस्तान का ज़मीनी खुदा समझती है। वो ही कहती है हमारी गिरफ्त इतनी मजबूत है कि हम किसी को मारना चाहें तो कोई आवाज़ ना हो, कोई काम करना चाहे गलत भी तो लोग हमसे न पूछें। ये पोजीशन है, ये जबर तो है। इन लोगों के मारने का तजर्बा है, ये बाहर नहीं मार सकते, यानी ये इंडिया को नहीं मारेंगे, ये आपको फतह करेंगे। अयूब खान ने हमें फतह किया, यहिया खान ने हमें फतह किया, ज़िया हक साहब ने हमें फतह किया, मुशर्रफ साहब ने हमें फतह किया। अब जो जनरल हैं जावेद कमर बाजवा साहब, ये हमें फतह कर रहे हैं। इनको बाहर की जंग का तजर्बा ही नहीं है, ये अंदर की जंग में बहुत माहिर है। इनको 1970 के अंदर शिकस्त हुई है। फ़ौज उसको कहते हैं जो अपना बदला लेती है। ये बदले का सोचते नहीं है। इनके पास बड़ी बड़ी जागीरें हैं, इनके पास बड़े पैसे हैं, ये वो अपनी एक दुनिया में मस्त हैं वो। तो इनकी सारी एक्टिविटी ये होती है कि यहाँ पर जबर को मजबूत किया जाए, कहाँ से कोई आवाज़ आ रही है कि उसको दबाया जाए। अच्छा। मैं 2 बातें करता हूँ। एक सेठ वकार की जो अचानक मौत हो गई है, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, और एक अल्लामा साहब की। मैं दोनों को शक की निगाह से देखता हूँ, इसलिए कि सेठ वकार ने फैसला दिया था कि परवेज़ मुशर्रफ को फांसी की जाए, ये आइन का गद्दारी का मुर्तकब हुआ है। तो सारे एक बहुत बड़ी जरूरत हो गई, अब इसको मारना भी उनके लिए ज़रूरी था। और अल्लामा साहब किसी की बात नहीं मानते थे, वो उसमें लचक नहीं थी, और उन्होंने इस दिन तो कहना था कि ये मेरी बात नहीं मानेंगे, अब फ्रांस के सफ़ीर को नहीं भेजेंगे, फिर बताऊँगा कि फैसलाबाद धरना हमें किसने कहा था। तो उससे एक बहुत बड़ा इंकशाफ हो रहा था, लोग चेहरे सामने आ रहे थे, तो उनकी डेथ हो गई है। मुझे यकीन से तो मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि मेरे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन मुझे ये ख़दशा ज़रूर है कि ये 2 मैयतों के बारे में, सेठ वकार साहब की भी और ये जो खादिम साहब के, इसके बारे में ख्याल है कि इसमें न चाहने वालों ने कोई ऐसी हरकत की है कि उनकी डेथ हो गई है। इसका भी एक आसान हाल है। ये जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का, इनके बारे में मैंने सुना है कि समोसे पर भी सोमोटो एक्शन लेते हैं, समोसों पर और पकौड़ों पर भी लेते हैं। तो ये एक बजाय इसके कि इंतज़ार करें कि खादिम हुसैन रज़वी साहब के ख़ानदान को ये आदमी उनका दरख्वास्त दें, ये ख़ुद ऐसा करें कि सोमोटो एक्शन ले लें और गैर जानबदार इंक्वायरी करें कि इनको मारा तो नहीं गया, और अगर नहीं मारा गया तो ठीक, और अगर मारा गया है तो बराए मेहरबानी उस आदमी को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए कि आइंदा कोई इस तरह की साजिश न कर सके। अच्छा, इस मौके पे आज एक खबर आई नवाज़ शरीफ की वालदा के हवाले से, शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ की वालदा की भी डेथ हुई है। तो इस हवाले से अब शहबाज शरीफ जेल में, उनको इंसानी बुनियादों पर मौका दिया जाना चाहिए कि वो शिरकत के लिए जा सकें। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अगर जनाजा वहाँ है और ये हजरात जाना चाहते हैं तो नहीं रोकना चाहिए, जाना चाहिए। इसलिए कि हमारे केसेस भी ऐसे होते हैं, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन चूँकि वो आगे मियाँ नवाज़ शरीफ से चले गए, फिर वापस नहीं आ रहे, ये मसला होगा। लेकिन हुकूमत के अंदर कितना तरस है। कहते हैं कि सियासतदानों के, सियासत के जिस्म में दिल नहीं होता या रहम नहीं होती, तो यहाँ तो इंतकाम की बात भी हो रही है। मेरी ज़ाती राय ये होगी, अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होता
तो मैं उनको जनाजे में शिरकत का मौका ज़रूर देता हूँ। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान, सराजुल हक, दीगर सियासी जमातें कश्मीर के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ रखती हैं और आज ही उन्होंने कश्मीर का कहा है कि कश्मीर को बेचने की कोशिश की गई। आप क्या समझते हैं, कश्मीरी इस वक्त मर रहे हैं, उस पूरे मुतनाज़ खित्ते का क्या फ़ैसला होना चाहिए, किस तरीके से उसका हल निकाले? आपका एक इस पे वाज़ेह मौक़िफ़ माजी में भी रहा है, क्या समझते हैं क्या हो क्या? मेरे ख्याल में कश्मीर का मसला तो ठीक होगा इस्लामाबाद से, श्रीनगर और मुजफ्फराबाद से ठीक नहीं होगा। यहाँ का हुक्मरान ऐसा हो कि वो मोदी की आंखों में आंखें डाले। हम ये समझते हैं कि जो हमारा मौजूदा वज़ीर आज़म है ये कश्मीर के लिए बहुत नासूर है। इन्होंने चंद गलतियाँ की फौश किस्म की। एक तो ये गलती की कि ये बाहर गए तो उन्होंने अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बोला है। ईरान में गए तो कहा कि आपके ख़िलाफ़ दरअंदाज़ी हमने की है, दहशतगर्दी हमने की है। फिर ये गए आगरा में तो वहाँ उन्होंने अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की है। फिर इन्होंने वो जो ग्रेटर बलूचिस्तान की बात करते हैं, हरबी आर्मरी, उनकी वकालत की है, वहाँ उन पर मुकदमा चला था लंदन में। इन्होंने गए और अक़वाम मुत्तहिदा में कहा है कि तालिबान तो हमने पैदा किए, अलकायदा हमने पैदा किए। एक इससे हमारी पोजीशन डाउन हुई। दूसरा ये है कि सलामती कौंसिल का रुकन बनना चाहता है इंडिया, तो हमें तो वोट नहीं करना चाहिए था, हमें उसके ख़िलाफ़ कैंपेन चलानी चाहिए थी, हमने उसको वोट किया। ये तो अच्छा भला हो चीन वालों का कि उन्होंने वीटो कर दिया, वरना तो बन जाता। और सलामती कौंसिल का रुकन मुस्तकिल बनाने का माना ये है कि आप अपने कत्लनामे पर दस्तखत कर रहे हैं, उनको छुरी देने के मज़बा करो, खासकर कश्मीर के लिए। जब वो जंगी जराइम में मुब्तला है तो आप क्यों वोट करते हो, आप उसके ख़िलाफ़ कैंपेन करो। फिर ये हुआ कि इनको दलासा दिया गया कि आप तकरीर करो और मोदी को वहाँ दे दिए, उन्होंने कश्मीर दे दिया है। यानी हमारे वज़ीर आज़म ने मुफ्त तकरीर की है, ज़मीन नहीं ले सका, 56 मिनट तकरीर की है। और 17 मिनट की तकरीर की मोदी ने तो मकबूज़ा इलाका ले लिया है। अब इनका अपना विज़न ये है कि गिलगित को पाकिस्तान के साथ मिलाओ और मकबूजा कश्मीर को इंडिया से मिलाओ और आज़ाद खित्ते को आज़ाद करो। ये 3 हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं। ये कत्लेआम होगा, खून होगा इसका। और गैर संजीदगी का आलम ये है कि जिस वक्त हमारी माएँ और बहनें कश्मीर के अंदर तड़प रही थी, उसी वक्त हमने करतारपुर बॉर्डर में उनसे मुसाइलत की है, खातिर के साथ मुसाइलत की है। सबसे पहले इस हुकूमत को हटा देना चाहिए, उसके बाद कोई बात होगी। मैं एक इजाफी बात भी करना चाहता हूँ। एक कोविड-19 है जिसकी नई लहर आ रही है, लेकिन एक कोविड-18 है जिसका नाम इमरान है। कोविड-19 भी ख़तरनाक होगा, लेकिन कोविड-18 उससे ज़्यादा ख़तरनाक। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। शुक्रिया।